Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about behaviorism, cognitivism and constructivism. आज हम लोग बात करेंगे व्यवहारवाद क्या है, संज्ञानवाद क्या है और रचनावाद क्या है और शिक्षा में इन तीनों का क्या महत्व है। सबसे पहले देखते हैं व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो आंतरिक तथा मानसिक अवस्थाओं जैसे विचार और भावनाओं की बजाय प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहार पर केंद्रित होता है। अर्थात एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है उसी पर यह व्यवहारवाद केंद्रित होता है। व्यक्ति का आचरण कैसा है, दूसरों के साथ कैसा बातचीत करता है, कैसा बिहेवियर करता है, कैसे रहता है, बोलने का तरीका क्या है, किसी को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं, क्या अपमानजनक बात करता है, क्या बात में अपशब्द का उपयोग करता है या सम्मानपूर्वक बात करता है। ये सब चीजें एक व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद किसी व्यक्ति के मानसिक या मनोदशा को बतलाता है। व्यक्ति का विचार जैसा होगा वह उस तरह का ही व्यवहार लोगों के साथ करेगा और उसका बिहेवियर जैसा होगा लोग भी उसके साथ उस तरह का ही व्यवहार करेंगे। जैसा हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वो आदमी अच्छा है या वो आदमी अच्छा है, हमारा किसी के साथ मन मिलता है, किसी के साथ नहीं मिलता है। तो ये व्यवहारवाद का उदाहरण है। यह माना जाता है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ संपर्क के माध्यम से सीखे जाते हैं। मतलब हम जैसे जैसे लोगों के साथ संपर्क करेंगे हमारा व्यवहार उस तरह से डेवलप करेगा। या तो व्यवहार अच्छा होगा या तो व्यवहार खराब होगा। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। और हम बुरे लोगों के साथ संगत में रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी बुरा होगा। आइए देखते हैं इसकी मुख्य बातें क्या है। व्यवहारवाद में दो प्रकार की संवेदन प्रक्रियाएं होती है। पहला होता है शास्त्रीय संवेदन, दूसरा होता है प्रचलनात्मक संवेदन। शास्त्रीय संवेदन क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय संवेदन। इसे इवान पावलोव ने प्रस्तुत किया था। इवान पावलोव एक मनोवैज्ञानिक था, उसने इसे प्रस्तुत किया था। इसमें सीखना संबंधों के माध्यम से होता है। अर्थात हम जैसे जैसे लोगों के साथ संबंध बनाने जाते हैं, जैसे जैसे लोगों के साथ संबंधित होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, हमारा व्यवहार होता है, लेन देन होता है, उसी से हम उनके व्यवहारों को आचरण में लाते हैं और सीखते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई कुत्ता घंटे की आवाज सुनकर दौड़ के आता है क्योंकि उसे उस आवाज से भोजन मिलने की संभावना होती है, तो ये उसका आचरण है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो घंटी बजाकर उसे खाना देता होगा, इसलिए वो घंटी की आवाज सुनते ही दौड़ के जाता है। नॉर्मली हम लोग गाड़ी का हॉर्न जब बजाते हैं तो हमारे आगे लोग साइड हो जाते हैं, हम भी जब गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं तो साइड हो जाते हैं। अब गाड़ी कहीं भी हो लेकिन हमारा ध्यान है कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे, साइड हो जाना चाहिए। तो हमारा ये जो विचार आया ये लोगों के साथ संबंधों से या जानने से आया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रचालन संवेदन। इसे बी एफ स्निकर ने विकसित किया था। बी.एफ. स्किनर ने विकसित किया था। बी.एफ. स्किनर भी एक मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने इस प्रचलनात्मक संवेदन को विकसित किया था। इसमें सीखना परिणामों के आधार पर होता है। जैसा कि पहला में था शास्त्रीय संवेदन, इसमें कुछ नियम होते थे कि ऐसा होने से ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसमें रिजल्ट के बेस पर लोग सीखते हैं। जैसा व्यवहार करते हैं और जैसा उसको परिणाम होता है
उसी के आधार पर लोग सीखते हैं। जैसे एक विद्यार्थी पढ़कर अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा एग्जाम दिया, अच्छा रिजल्ट आया और वह स्कूल में टॉप कर गया, तो उसे सबके सामने बुलाकर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। इससे उसे सीखने को ये मिला कि जब भी वो ऐसा करेगा तो उसे पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा, और लोगों को भी यही समझ में आया कि उसे ऐसे, अगर वो भी इस चीज को आचरण में अपनाए तो उसे भी सम्मानित किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर एक विद्यार्थी का आचरण क्लास के या विद्यालय के अनुकूल नहीं है तो उसे सबके सामने अपमानित या दंडित किया भी जा सकता है। इससे ये समझ में आता है कि अगर हमारा आचरण खराब होगा तो हमें भी इस तरह का अपमान या दंड का सामना करना पड़ेगा। तो एक होता है शास्त्रीय संवेदन और एक होता है प्रचलनात्मक संवेदन। शास्त्रीय संवेदन कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार होता है, और प्रचलनात्मक संवेदन परिणाम के आधार पर होता है। आगे देखते हैं व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। व्यवहारवाद के कुछ सिद्धांत इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, व्यवहार पर्यावरण से प्रभावित होता है। बिहेवियर इज शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। व्यक्ति का व्यवहार उसी प्रकार होता है जिस तरह के वातावरण में रहता है। अगर वह बुरे लोगों के साथ रहेगा तो उसका आचरण बुरा हो जाएगा, अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसका आचरण अच्छा हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग मोगली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोगली भेड़ियों के साथ रहता था, इसलिए उसका आचरण एक इंसान की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों के जैसा हो गया था। दूसरी ओर जो हमारे साथ हमारे पालतू जानवर होते हैं, जब वे हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं तो जिस तरह की हरकतें हम लोग करते हैं, जिस तरह की साफ सफाई हम लोग करते हैं, या जहां हम लोग गंदगी फैलाते हैं, तो जानवर भी उसी के अनुकूल आचरण करने लगते हैं। हम जिस तरह से खाते हैं वो लोग उसी तरह से खाने लगते हैं, हमारे साथ ही बैठ कर रहने लगते हैं। ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि व्यवहार पर्यावरण से प्रभावित होता है। पॉइंट नंबर 2, केवल प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी स्टडीज। हम केवल उन्हीं व्यवहारों को पहचान सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली देखते हैं। जिन व्यवहारों को हम देख नहीं सकते उन्हें हम नहीं पहचान सकते। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ऊपर से देखने में बहुत सीधा सा सिंपल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से वह वो काफी शातिर और चालाक हो, और हो सकता है कुछ बुरा काम करके वो आ रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति देखने में बहुत भयानक लग सकता है लेकिन अंदर से वह एक कोमल हृदय का आदमी हो सकता है। तो हमें जो दिखता है हम उस तरह के व्यवहार को ही पहचान सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष व्यवहार को पहचान सकते हैं, अंदर से छुपी हुई बातों को हम नहीं पहचान सकते। पॉइंट नंबर 3, मानव और पशु अधिगम समान होते हैं। मनुष्य और पशु सभी को सिखाया जा सकता है या सभी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पालतू जानवर हमारी हरकतों को सीखते हैं, हमारे व्यवहार को सीखते हैं, हमारी बातों को समझने लगते हैं, और उसी के अनुसार अगर मनुष्य को जानवरों के बीच रख दिया जाए तो मनुष्य भी जानवरों के जैसा व्यवहार करने लगेगा अगर समाज से उसे दूर कर दिया जाए। अर्थात मानव और पशु दोनों को सिखाया जा सकता है। आगे देखते हैं संज्ञानवाद क्या है। व्हाट इज कॉग्निटिविज्म। संज्ञातवाद सिखाने की या सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर सोच, विचार, स्मृति, याददाश्त या समस्या समाधान और सूचना प्रसंस्करण पर केंद्रित होता है। अर्थात यह व्यक्ति की सोच, विचार, बुद्धि, विवेक, याददाश्त, समस्या समाधान करने की क्षमता और सूचना को केंद्रित करके या सूचना को ट्रांसफर करके ज्ञान देने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यवहारवाद से बिल्कुल अलग है। मतलब व्यवहारवाद में क्या था, लोग व्यवहार से सीखते थे, लेकिन यहाँ पर माइंड में स्टोरेज, याददाश्त रखना, सोचना, विचार करना, या अंदर की चीजें हैं, इंसान के मन की बातें हैं, या मन के अंदर जो क्रियाएं होती है उन्हें हम संज्ञानवाद के रूप में जानते हैं। एक विद्यार्थी के अंदर
संज्ञानवाद अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने बुद्धि से जन्म लेता है और उसी के अनुसार वो सीखता है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे तेज होते हैं और कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दोनों बच्चों का व्यवहार अलग होता है, क्योंकि जो तेज बच्चे हैं उनके अंदर संज्ञानवाद ज्यादा है, अच्छी तरह से उसमें काम कर रहा है, और जो कमजोर हैं उनमें संज्ञानवाद की कमी है, क्योंकि वे चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनकी स्मृति खराब हो जाती है या खराब है। धीरे धीरे लगातार प्रयास करने से उसकी स्मृति सही हो सकती है। देखते हैं संज्ञानवाद की कुछ प्रमुख बातें। सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए इंटरनल प्रोसेस। यह मस्तिष्क की जानकारी और व्यवस्थित करने की, संग्रहित करने से जुड़ी होती है। अर्थात व्यक्ति का माइंड जितना शार्प होगा उतनी तेजी से वो समझ पाएगा और चीजों को अपने माइंड में स्टोर कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, द माइंड इज लाइक ए कंप्यूटर। मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर की तरह होता है। इट रिसीव इनपुट, प्रोसेस एंड स्टोर एंड रिट्राइव इट व्हेन नीडेड। यह इनपुट को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। मतलब जब स्टोरेज चीज होगा तो हम जरूरत पड़ने पर उसे खोज के निकाल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रायर नॉलेज मैटर्स। पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। अगर पहले से हमें कोई जानकारी है तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की बातें हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पहले से कोई जानकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को ABCD आती है तभी वह वर्ड बना पाएगा। अगर उसे ए नहीं आता तो वह एप्पल की स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा। इसलिए उसे एप्पल की स्पेलिंग लिखने के लिए उसे ABCD यानी अल्फाबेट आनी चाहिए। तो उसी प्रकार किसी को अगर सेंटेंस बनाना है तो उसे वर्ड आना चाहिए। किसी को अगर जोड़ना है तो उसे गिनती आनी चाहिए। किसी को अगर पढ़ना है तो उसे शब्द का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो स्टडी रीडिंग नहीं कर पाएगा। तो पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है और इसी से एक मानसिक ढांचा तैयार होता है कि व्यक्ति का माइंड सेटअप कैसा है। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव एंगेजमेंट इज इसेंशियल। सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। अर्थात विद्यार्थी को सक्रिय होकर चीजों में भागीदारी लेनी चाहिए। उसे अपना वहां पर ये दिखाना चाहिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे विचार यहाँ उपलब्ध है। ये कैसे समझ में आएगा? क्लासरूम में एक बच्चा शांत बैठा हुआ है, टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर समझ नहीं पा रहा कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं। टीचर को समझ में कैसे आएगा? बच्चा कुछ सवाल करे या बच्चे से कुछ सवाल किया जाए, वो अपनी मौजूदगी क्लास में दिखाए, तब टीचर उस पर इंटरेस्टेड होगा सिखाने में और बच्चा भी अच्छे से समझ पाएगा कि वो टीचर क्या समझा रहे हैं। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। रचनावाद क्या है? तो रचनावाद सिखाने का एक सिद्धांत है, अधिगम का एक सिद्धांत है, जो इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभव, चिंतन और दूसरों के साथ संवाद के माध्यम से स्वयं अपने ज्ञान में कैसे बढ़ोतरी कर सकता है या ज्ञान को कैसे बढ़ा सकता है। रचनावाद चीजों को जोड़कर प्राण से संबंधित है। जैसे हमारे पास कुछ बातें हैं, हमारे पास कुछ अनुभव है, हमारे पास कोई चिंतन है और हम दूसरों के साथ बात व्यवहार करते हैं, तो उनके पास भी कुछ बातें, कुछ अनुभव, कुछ चिंतन था। दोनों ने हमने आपस में बातों को शेयर किया तो हम कुछ नई चीजों का गठन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ग्रुप स्टडी में करते हैं कि ग्रुप स्टडी में कई बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। वो लोग अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपस में नॉलेज का ट्रांसफर कर लेते हैं। व्यवहारवाद एक बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है, लेकिन रचनावाद बाहरी और आंतरिक दोनों पर ध्यान देता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ज्ञान है और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा ज्ञान है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर सकता है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर सकता है और दोनों का आंतरिक और बाहरी ज्ञान मिलकर एक रचनावाद का जन्म देता है और नई चीजों को इसमें किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है या बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। देखते हैं
कि रचनावाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। रचनावाद के पहला सिद्धांत है पॉइंट नंबर 1, सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग। लर्निंग कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मीन्स स्टूडेंट को एक्टिव होकर पढ़ाई में लगना पड़ेगा, सीखने में लगना पड़ेगा, अधिगम में लगना पड़ेगा, प्रयोग में लगना पड़ेगा, रिसर्च में लगना पड़ेगा, तब वो कुछ कर पाएगा। अगर वो चुपचाप बैठकर केवल क्लासरूम में टीचर का लेक्चर सुनेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रायर नॉलेज मैटर्स। पॉइंट नंबर 2, प्रायर नॉलेज मैटर्स। पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर पहले से कोई ज्ञान हमारे पास है तो वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई नया ज्ञान सीखने के लिए मेरा पुराना ज्ञान बहुत उपयोगी है। जैसा कि अगर लेटर का मुझे ज्ञान होगा तब मैं सेंटेंस बना पाऊंगा, अगर मुझे गिनती का ज्ञान होगा तो मैं जोड़ पाऊंगा, अगर मुझे मल्टीपल का ज्ञान होगा तो मैं चीजों का हिसाब लगा पाऊंगा। ये जरूरी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 3, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता का अर्थ है कि अपने दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों के साथ बैठकर वाद विवाद या संवाद या सहयोग के माध्यम से चीजों को सीखना। जब हम दूसरों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमारे पास क्या अच्छाई है और क्या कमियां हैं, हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, और दूसरे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। अपने बातों को शेयर करेंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और उनका भी ज्ञान बढ़ेगा जिनके साथ हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, कंटेक्चुअल लर्निंग, प्रासंगिक अधिगम। प्रासंगिक अधिगम का मतलब इस बात से है कि ज्ञान तब तक सबसे प्रभावी रूप में अर्जित होता है जब वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या अनुभवों से जुड़ा हो। अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया और हमने उसका कभी उपयोग नहीं किया या कहीं यूज नहीं किया तो वह रखा रखा वो खत्म हो जाएगा और हम चीजों को भूल जाएंगे। हम जब कुछ सीखते हैं तो उसे अपने जीवन में उपयोग करना होता है या प्रैक्टिकली उसे यूज करना होता है। हम जितना उसको यूज करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, यूज करना छोड़ देंगे धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, रिफ्लेक्शन, चिंतन या आत्ममंथन। चिंतन या आत्ममंथन इस बात की ओर इंगित करता है कि व्यक्ति कितना विचार करता है या अपने आप में चीजों को कितना सोचता है। जब वो चीजों के बारे में सोचेगा तो समझ पाएगा कि वो सही है या नहीं है। वो एनालिसिस कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, आलोचनात्मक सोच अपना सकता है, चीजों के बारे में अच्छाई बुराई को जान सकता है। और अगर वो सोचेगा ही नहीं तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, किसी प्रकार का चिंतन या मंथन नहीं होगा। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।